खाना आज खाएगी सब्जी है।
ओहो, इतना कुछ समझा दिया था यार। गुड आफ्टरनून एवरीवन। राघव, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर ये है कि कॉर्जन आईपीसी में नहीं होते हुए भी कॉर्जन का एक ही केस है, थ्रेट टू सुसाइड। बाकी सब कॉर्जन, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आईपीसी में नहीं है और वो कॉर्जन हो, ऐसा नहीं है। ओनली थ्रेट टू सुसाइड इज द पॉइंट। बाकी एक्सप्लेनेशन में ये बात दे रखी है कि थ्रेट टू स्ट्राइक इज डज नॉट कॉर्जन, थ्रेट टू स्यू इज नॉट कॉर्जन। तो ये एक्सप्लेनेशन था। रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन में दोनों पार्टीज को अपना सामान मिल जाता है। यस यस। रिफंड दोनों पार्टीज, मतलब नहीं, देखो, बेनिफिट्स डिराइव्ड अंडर void contract will be refunded. The benefits which you have derived, for example, एक void contract में आपको तो पैसा मिल गया था, है ना, सामने वाली पार्टी को सामान नहीं मिला, तो फिर आप बेनिफिटेड पार्टी हो, तो वो पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा, है ना। तो दैट इज समथिंग विच इज ऑफ वॉइड नेचर, कि जहां पर आपने बेनिफिट डिराइव करा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहां रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन। चलिए, काजी स्टार्ट करते हैं आज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। मैम यस राघव। मैम, अगर उसने थोड़ा पार्ट ऑफ गुड्स दे दिया होता तो वो वापस दे सकता है ना उसको? तो जितने के लिए पैसा पे कर चुका है और गुड्स भी आ चुका है, तो फिर उसका रेस्टिट्यूशन नहीं लगेगा। बेनिफिट होना चाहिए किसी भी तरीके से। मैम जैसे ना, जो सेलर है ना उसने भी थोड़ा गुड्स दे दिया, और ना जो बायर था ना उसने पूरा पैसा दे दिया, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, तो दोनों अपनी अपनी चीजें वापस ले लेंगे ना? हाँ, देखो ना, फॉर एग्जाम्पल एक सिंगर था और ये थिएटर मैनेजर वाले, 10 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, 10 दिन परफॉर्मेंस दूंगा। अब 6th डे तक परफॉर्मेंस दी, मतलब पैसा भी मिल गया, परफॉर्मेंस भी दी, पैसा भी मिल गया, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड थोड़ी है, वैलिड। आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए इसने एडवांस में पैसा ले लिया था, सिंगर ने एडवांस में पैसा ले लिया था, और इसकी डेथ हो गई सिंगर की, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया। अब थिएटर मैनेजर इस पैसे, ये जो एडवांस दे दिया था थिएटर मैनेजर ने, ये सिंगर या उसके लीगल हेयर्स इस एडवांस को थिएटर मैनेजर को वापस लौटाए। मतलब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जहां पर बेनिफिट डिराइव हुआ और परफॉर्मेंस भी दे दी, दोनों ही साइमल्टेनियसली हो गया ना। आपने 10 दिन का पैसा रखवा लिया था, 6 दिन ही परफॉर्मेंस दी, उसके बाद नहीं दी, तो 4 दिन का पैसा लौटाना पड़ेगा, वो बेनिफिट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए काजी पे। यार आज दिक्कत आ रही है इसमें। हाँ, आप लोग ले आए होंगे एग्जाम्पल, आपको समझ आई गए होंगे बायलेटरल के। हाँ, तो वो ज्यादा आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए ही थे। इट्स बेटर कि आप लोगों ने एक्सप्लेन आपने ढूंढ लियो। मैं आज क्वाजी स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों, देखो स्टार्ट करते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट रियल कॉन्ट्रैक्ट्स, आर नॉट रियल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्यों? देयर इज नो ऑफर, देयर इज नो एक्सेप्टेंस। कोई ऑफर भी नहीं है, देयर इज नो एक्सेप्टेंस एज वेल। तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे है? इट इज इन्फर्ड बाय लॉ। इट इज इन्फर्ड बाय लॉ। लॉ आपके ऊपर बर्डन डालता है। दीज आर नॉट रियल कॉन्ट्रैक्ट्स, देयर इज नो ऑफर, नो एक्सेप्टेंस। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे है? दीज आर इन्फर्ड बाय लॉ। लॉ आपके ऊपर बर्डन डालता है ये कॉन्ट्रैक्ट्स करने का, है ना। ऑब्लिगेशन मतलब आपने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, एक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस लगता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। These are the contracts which is based on the principle of equity. Principle of equity says no one can enrich himself. No one can
enrich himself at the cost of other. मतलब आप खुद को अमीर नहीं बना सकते, आप खुद को बेनिफिट नहीं कर सकते हो दूसरे की कॉस्ट पर। दूसरे ने खर्चा किया और आप मजे ले रहे हो, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट, ये क्वाजी होते हैं, मतलब उसमें आपको भी कुछ ना कुछ कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके डोर पे पिज्जा डिलीवरी बॉय खड़ा है, ठीक है, और आपने डिलीवर करा नहीं, आपने ऑर्डर करा नहीं, सॉरी, ये किसने ऑर्डर करा है? आपके 2 घर छोड़ के उसने ऑर्डर करा था। आइडियली आपको क्या करना चाहिए, उसको उसका एड्रेस बता दो, है ना। आपने रख लिया वो पिज्जा, कंज्यूम कर लिया, तो अब कंज्यूम कर लिया, उसके बाद आपको इसका पैसा कॉम्पनसेट करना ही पड़ेगा। ये बोलता है, जिसने कंज्यूम किया वो बोलता है, ना तो मुझे किसी ने ऑफर दिया, ना मैंने कुछ एक्सेप्ट करा, मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया बट मुझे बिना किसी ऑफर, देयर इज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर कुछ ऑफर ही नहीं मिला मुझे, मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन, बट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस। मैंने थोड़ी बोला था कि मुझे दे, तो आपको कंज्यूम भी नहीं करना चाहिए था। नेचुरल जस्टिस सबसे ऊपर होता है, हर में नेचुरल जस्टिस को देखा जाता है, और नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि यार आपने कंज्यूम कर लिया तो यू हैव टू कॉम्पनसेट इट। आप कॉम्पनसेट तो करेंगे, आइडियली आपको कंज्यूम करना नहीं चाहिए था, अब आपने कंज्यूम कर लिया है तो यू हैव टू कॉम्पनसेट इट। और ये लॉ बर्डन डालता है, इन्फर्ड बाय लॉ, मतलब इट इज बर्डन्ड बाय लॉ। लॉ आपके ऊपर बर्डन डालता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, आप चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो, बट दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें आपने एंट्री ले चुके हैं, ठीक है ना। तो दीज आर नॉट रियल कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इसके फॉर्मेशन का प्रोसेस वो नहीं होता, ऑफर नहीं दिया जाता, एक्सेप्टेंस नहीं दिया जाता, इसलिए एक रियल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। These are based on the principle of equity. That means no one can enrich himself at the cost of other, है ना। ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बोलता है, और यही होते हैं काजी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है ना। तो काजी कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फर्ड बाय लॉ, ठीक है, हम लोग नहीं करते इनको। और इसके अलावा चलो रीड कर लेते हैं, देखिएगा। समटाइम्स द लॉ इम्प्लाइज अ प्रॉमिस imposing obligation on one party and conferring the right in favor of other, even when there is no offer, no acceptance, no consensus an item, and in fact there is neither an agreement nor promise, कुछ भी नहीं है इसमें। Such cases are not contracts, but the court recognizes them as relation resembling those of contract and enforces them as if they were contract. Such is called a quasi contract, ठीक है। Not real contracts, no offer, no acceptance, no consensus an item, no agreement. These are inferred by law because these are similar to contracts. This type of contract rests on the equitable principle of equity. That is, a person shall not be allowed to enrich himself unjustly in the experience of another. It is obligation which the law creates in absence of any agreement. When any person is in the position of one person's money or is equivalent under such circumstances, that in equity and good conscience he ought not to retain it, which in justice and fairness belongs to other. It is the duty and not an agreement or intention which denies it. That means आपके पास किसी का सामान रखा है, किसी की अमानत रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, यू विल नॉट। और अगर आप कंज्यूम करते हो तो यू आर लायबल टू कॉम्पनसेट हिम, है ना। यही बोलता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हम पढ़ रहे हैं दी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, सेक्शन वाइज लर्न करना है आपको। टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स में सेक्शन नंबर 68, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइज टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। ये बोल रहे हैं आपने, देखो क्या है ये जो है ना, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू इनकॉम्पिटेंट पर्सन, क्लेम फॉर नेसेसरीज supplied to an incompetent person,
आपको पता है इनकॉम्पिटेंट पर्सन में माइनर ले लूं, एक तरीके से माइनर को नेसेसरी सप्लाई हो रही है। आपको याद है माइनर को नेसेसरी सप्लाई होती है तो माइनर लाइबल होता है कितने तक, अप टू हिज एस्टेट। तो एक टाइप का काजी कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। मतलब माइनर को हम नेसेसरी सप्लाई कर रहे हैं, नेसेसरीज मतलब जरूरत की चीजें, तो उसके लिए यू कैन क्लेम इट एज अ काजी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप उससे उसके लिए उसका रिएम्बर्समेंट लोगे, बट अप टू हिज एस्टेट। ये काजी है, डेफिनेटली दिस इज काजी। ठीक है, माइनर बोलता है मैं क्या करूं, आप दे रहे हो तो नहीं, यू आर लाइबल, स्टिल लाइबल। आप एजुकेशन फॉर एग्जाम्पल, ये 12th तक की एजुकेशन जो भी दे रहे हैं तब तक आप माइनर ही होते हो, तो क्या माइनर मना कर दे मैं फीस नहीं दूंगा? नहीं, यू हैव टू गिव इट, है ना, बिकॉज काजी कॉन्ट्रैक्ट आपके बेनिफिट के लिए हो रहे हैं। चलिए रीड करते हैं, देखिएगा। This section provides that if a person incapable of entering into a contract or any one of whom he is legally bound to support is supplied with another person with necessaries suited to his condition of life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person. Bilkul, he can get reimbursement from the property of such incapable person. This is quasi contract. For example, A supplied B a lunatic with necessaries suitable to his condition in life. A is entitled to be reimbursed from B's property. B की प्रॉपर्टी में से रिएम्बर्समेंट मिलेगा क्योंकि उसने नेसेसरी सप्लाई करी है B को। काजी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है सेक्शन 69, reimbursement of person paying money due by another in payment of which he is interested. देखो क्या है ये सेक्शन 69 का एग्जांपल सुनना। फॉर एग्जांपल आपके घर पे टेनेंट रहते हैं, ठीक है, टेनेंट का कोई ऑनलाइन पार्सल आया, ठीक है। अब ऑनलाइन पार्सल आया है, दैट मीन्स सुनना है क्या, ऑनलाइन पार्सल आया, अब वो टेनेंट घर पे नहीं है, तो सीओडी और है, कैश ऑन डिलीवरी है, कैश देना पड़ेगा। तो टेनेंट ने आपको बोला कि यार आप पेमेंट कर दीजिए, तो आपने पेमेंट कर दिया, बीइंग अ लैंडलॉर्ड आपने चलो पेमेंट कर दिया और वो पार्सल रख लिया। इसका मतलब क्या है, क्या आप पे करोगे? इज दिस सो? क्या आप, टेनेंट बोलता है कि मैं तो नहीं दे रहा तुम्हें, है ना, मैं नहीं दूंगा पैसा वैसा, या फिर मान लो टेनेंट के बिना कहने पर भी लैंडलॉर्ड ने दे दिया, स्टिल यू हैव टू रीपे इट। पार्सल आपका, बेनिफिट आपका और कॉस्ट इसकी, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, काजी लग गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, इट इज इम्प्लाइड, इट इज इन्फोर्ड बाय लॉ, लॉ ने ये कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। अब टेनेंट आपको रिएम्बर्समेंट देना पड़ेगा इसको, इंटरेस्टेड पार्टी आप हो उस पार्सल की, और पैसा दिया है किसी नॉन इंटरेस्टेड पार्टी ने, पेमेंट बाय नॉन इंटरेस्टेड पर्सन, तो फिर उस पेमेंट का रिएम्बर्समेंट मिलना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग पे गई, दो फ्रेंड्स शॉपिंग पे गई, ए और बी। अब बी ने कुछ सामान खरीदा लेकिन उसके पास उस टाइम पे कैश नहीं था और वो पेटीएम एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ए ने बोला कि चलो ठीक है आई विल पे यू, मैं पे कर देती हूँ अभी। क्या है इसका मतलब? क्या बी इसको लेटर ऑन देगी नहीं क्या पैसा? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको, क्या बी को रिएम्बर्समेंट, मतलब ए को रिएम्बर्समेंट मिलना चाहिए बी से, वो जो पैसा दिया उसके लिए? बिल्कुल मिलेगा, है ना, बिल्कुल मिलेगा, है ना, यही है पेमेंट बाय नॉन इंटरेस्टेड पर्सन, काजी कॉन्ट्रैक्ट। देखो पढ़ लेते हैं क्या है दिस सेक्शन। provides that a person who is interested in the payment of money which another is bound, दूसरा बंदा देना था, and who therefore pays it is entitled to reimbursement, उसको reimbursement मिलेगा। एक एग्जाम्पल है, B holds a land in Bengal on lease granted by A, ठीक है ना, लीज पे लिए, जमींदार था A, the revenue payable by A to the government being in arrear, ठीक है ना, रेवेन्यू अभी अरियर में चल रहा है,
His land is advertised for sale by the government. और गवर्नमेंट ने उसकी लैंड का एडवर्टाइज सेल का ऑप्शन डाल दिया. Under the revenue law, the consequences of such sale will be the annulment of lease. ना, अब क्या होगा भाई, जैसे ही सेल होगी तो ऑब्वियसली लीज कैंसिल हो जाएगी. B, to prevent the sale and the consequent annulment of his own lease, pays to the government the sum due from A. A is bound to make good the B the amounts of it. सोचो, है ना, क्या हुआ, बी ने लीज पे लिए ए से लैंड, बी ने लीज पे लिए लैंड ए से. इस लैंड का रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू देना पड़ता है आपको गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट को दिया नहीं अरियर में, और कलेक्टर इसका लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है. अब लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसको बोल दिया सेल का एडवर्टाइजमेंट डाल दिया, ये प्रॉपर्टी इज ऑन सेल, दिस प्रॉपर्टी इज ऑन सेल, जो लीज पे ले रखी है बी ने. अब बी ने क्या किया, बी को तो यार ऑब्वियसली लीज का अनलमेंट ही हो जाएगा, अगर ये सेल होगी तो लीज कहाँ रहेगी. तो बी ने क्या हुआ, ए का डेट चुकाया, ए के लैंड्स के अरियर गवर्नमेंट को पे कर दिए. क्या इसका मतलब ये है कि ए इसको रिएम्बर्समेंट नहीं देगा, ये जिम्मेदारी, ये ऑब्लिगेशन ए का था, बी ने फॉर द टाइम बीइंग दे दिया है, पैसा इसने दिया बट ऑब्लिगेशन इसका था, ये बी को रिएम्बर्समेंट मिलेगा ए से. क्वाजी लग गया. इज इट क्लियर? आगे बढ़े, सेक्शन 69 कंप्लीट हो गया. आज ये दिक्कत कर रहा है. Section 70. Obligation of person enjoying benefit of non-gratuitous act. देखो, what is non-gratuitous? कोई बताएगा non-gratuitous में? अरे बच्चों बताओ, नॉन ग्रेचुअस क्या बात कर रहे हो यार, कोई बता ही नहीं रहा. नॉन ग्रेचुअस एक नॉन ग्रेचुअस एक्ट है, मतलब बिल्कुल सही है, दोनों बच्चे करेक्ट हैं. विथ कंसिडरेशन मतलब हमारा चैरिटी ऑब्जेक्टिव नहीं है. ग्रेचुअस एक्ट होता है कि चैरिटी ऑब्जेक्टिव हो आपका. ग्रेचुअस होता है जब आपका ऑब्जेक्टिव चैरिटी होता है. नॉन ग्रेचुअस मतलब हमने दान पुण्य के लिए थोड़ी करा ये काम. फॉर एग्जाम्पल, आपने गाड़ी पार्किंग में लगाई है ना, वेले पार्किंग थी तो आपने दे दी गाड़ी उसको. क्या मतलब है इसका, कि वो पार्किंग में लगाएगा गाड़ी, वो लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया. अब आप बताओ क्या रिएम्बर्समेंट होगा पेट्रोल एक्सपेंसेस का, और अगर मान लो गाड़ी को कुछ हो गया तो गाड़ी जो नुकसान पहुंचा है उसका क्या ये रिएम्बर्समेंट देगा वेले वाला? बताइए क्या लगता है आप लोग को? डेफिनेटली वो रिएम्बर्समेंट देगा ना. एक ही बच्चा आंसर क्यों कर रहा है भाई? यार ये तो कॉमन सी बात पूछी थी आपसे, इसमें तो आप सबको आंसर देना चाहिए था.
क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हैं? यस ऑब्वियसली मैम, देगा वो, कॉम्पनसेशन देगा। आपको काम दिया था हमने, ग्रेचुअस एक्ट था या नॉन ग्रेचुअस था? नॉन ग्रेचुअस एक्ट था। मैंने गाड़ी तेरे को थोड़ी दी है यार, मैंने ये थोड़ी बोला है कि इसको जैसे मर्जी ये यूज कर लो, नहीं, इट वॉज अ नॉन ग्रेचुअस एक्ट। दैट मीन्स मैं पार्किंग में लगा रहा हूँ एंड आई एम पेइंग, आप मेरी गाड़ी का ध्यान रखेंगे और उसके लिए आई एम गिविंग यू कंसिडरेशन। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में काजी लग जाता है। अगर आपने उसको लॉन्ग ड्राइव पे लेकर गए हो, आपने गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वही लिखा हुआ है, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, देखिएगा। This section provides that where a person lawfully does anything for another person or delivers anything to him, not intending to do so gratuitously, and such person enjoys the benefit thereof, the latter is bound to make compensation to the former in respect of or restore the things so done or delivered. It is otherwise called as quantum act. Example देखिए, A tradesman leaves good at B's house by mistake. ए ने गलती से अपने सामान बी के घर पे छोड़ दिया। बी ट्रीट्स द गुड्स एज इज ओन, ही इज बाउंड, और बी ने उसको कंज्यूम कर लिया, तो ऑब्वियसली बी इज बाउंड टू कॉम्पनसेट। ए सेव्स बीज प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर, आग लग रही थी पड़ोसी के घर में, उसने बचा लिया। ए इज नॉट एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन फ्रॉम बी इफ द सर्कमस्टांसेस शो दैट ही इंटेंडेड टू एक्ट ग्रेचुअसली। देखो अब यहाँ पर क्या है कि यार बी की प्रॉपर्टी को बचा लिया, अगर उसने इंटेंशनली ग्रेचुअसली वो काम करा है तो कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नॉन ग्रेचुअस एक्ट था, नॉन ग्रेचुअस एक्ट मतलब फोन करके बोलता है देखो आपके घर पे आग लग रही है, बता दो आप, मैं ये खर्चा कर रहा हूँ, आप पे तो कर दोगे ना, दैट वाज नॉन ग्रेचुअस। मतलब स्टार्टिंग से वो ये सोच के कर रहा था कि ये काम के लिए मुझे कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो नॉन ग्रेचुअस एक्ट के लिए ही आपको कॉम्पनसेशन मिलता है, ग्रेचुअस के लिए नहीं मिलता। ठीक है ना? यार ग्रेचुअस में कॉम्पनसेशन नहीं होता है, ग्रेचुअस में आपका ऑब्जेक्टिव चैरिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो माइनर को जो एजुकेशन मिलती है वो नॉन ग्रेचुअस एक्ट है स्कूल का, है ना? और अगर माइनर को आप दान पुण्य में कई बार स्लम एरिया में जाकर के कुछ बांट आए, तो दैट वाज ग्रेचुअस एक्ट, कोई कंसिडरेशन नहीं लेते आप उसके लिए। तो ये फर्क है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। अगर लॉस्ट गुड्स मिलते हैं, लॉस्ट गुड्स मिल जाते हैं, तो फाइंडर ऑफ गुड्स की जिम्मेदारी है कि वो उसको रिटर्न करेगा। ठीक है ना? तो बोला गया है दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू सेम रिस्पांसिबिलिटी एज बेली। योर स्टेटस वुड बी ऑफ अ बेली। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड विल बी इक्वल्स टू अ बेली। बेली मतलब आप समझते हो, बेलर के गुड्स की रक्षा करता है, बेलर के गुड्स को ध्यान रखता है उसका। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम बेली जैसी है। तो अगर आप नहीं निभा पाए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो यू हैव टू कॉम्पनसेट डेफिनेटली। लास्ट है लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड और थिंग इज डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कॉशन। मतलब कि ऐसी चीजें जो कॉर्जन में या गलती से हो गई हो, तो इट इज द लाइबिलिटी ऑफ अनदर पर्सन कि वो उसको वापस कर दे। बिल्कुल, देखो क्या है, A and B jointly owe 100 rupees to C। ठीक है ना? दोनों को देने थे C को। A alone pays the amount to C। दोनों मिलाकर के 100 रुपए देंगे, A ने दे दिए C को, तो ऑब्वियसली B कॉम्पनसेट करेगा ना A को। एंड B नॉट नोइंग, अच्छा नहीं आगे सुनो, एंड B नॉट नोइंग दिस फैक्ट pays ₹100। C को वापस B ने और दे दिए 100 रुपए। दोनों को 100 रुपए देने थे, A ने 100 रुपए दे दिए और B ने भी, B को पता नहीं था A ने दे दिए, और B ने भी 100 दे दिए। C को आइडियली नहीं देना, रखना चाहिए था, लेकिन C ने रख लिया। अब C is bound to repay the money बिकॉज गलती से उसने 100 रुपए दे दिए, तो सामने वाली पार्टी को भी नहीं रखना चाहिए था, मना कर देना चाहिए था, उसने रख ली, तो अब आप वापस कीजिए। A railway company refuses to deliver up certain goods to the consignee except upon the payment of an illegal charge for carriage।
ठीक है ना, रेलवे कंपनी इलीगल चार्ज मांग रही है. The consignee pays the sum charged in order to obtain the goods. He is entitled to recover so much of the charge as was illegally accessed. है ना, क्या बोल रहे हैं कि एक रेलवे कंपनी ने चार्ज नहीं किया, रिफ्यूजेस, मना कर दिया, refuses to deliver up certain goods to consignee except upon the payment of an illegal charge for carriage. The consignee pays the sum charged in order to obtain the goods. हाँ देखो ये क्या है कि क्या हुआ कि रेलवे कंपनी ने मना कर दिया कुछ गुड्स को ले जाने के लिए, कुछ इलीगल चार्ज के लिए बोल रहा है कि आप अगर ये चार्ज दे दोगे तो मैं वो कैरेज भिजवा दूंगा. उसने चार्ज तो दे दिया और वो गुड्स भी आ गए उसके पास. अब लेटर ऑन वो जो कंसाइनी है ना उस चार्ज को वापस ले सकता है, बिकॉज ये तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये एक तरीके का वर्जन है. ऐसा काम करा मतलब आप एक तरीके से इलीगल चार्ज दे रहे हो उस गुड्स के लिए जो कि वैलिड है, मतलब वो ले जाना चाहिए लेकिन वो अननेसेसरी डिमांड कर रहा है, तो एक बार तो दे दिया, अब लेटर ऑन कोर्ट में जाकर के आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा दिया और अपना चार्ज वापस ले. दिस इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर? लास्ट वाला पॉइंट भी क्लियर है आपको? कंटिंजेंट करेंगे फिर अब. कंटिंजेंट के बाद डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, बस लास्ट. बेटा लास्ट वाला है कि अगर कॉर्जन में करे हुए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या फिर मिस्टेक में करे हुए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो ये सब काजी है. दैट मींस आप लेटर ऑन इन कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइडेबल कराकर अपना अपना कॉम्पनसेशन रिसीव कर सकते. ठीक है, कि मान लीजिए यार किडनैपिंग हो रही, कॉर्जन अप्लाई करा था कि बेटे को किडनैप कर लिया है ना, उसने आपके बेटे को किडनैप कर लिया और फिरौती मांगी थी उसने 10 लाख रुपए की, तो आपने 10 लाख रुपए भी दे दिए, बेटे को ले भी लिया. अब लेटर ऑन आप कोर्ट में जाकर के बोलते हो मेरे 10 लाख रुपए दिलवाओ, तो यस वैलिड है. इज इट क्लियर नाउ? अब आते हैं हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे. व्हाट आर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स? देखो कंटिंजेंट का मतलब होता है कंटिंजेंसी. दैट मींस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें which are based upon the happening and non happening of a future uncertain event. क्या बोल रही हूँ मैं, सुनना. होल्ड कीजिएगा. Contracts which are dependent upon the happening or non happening of a future uncertain event. मतलब यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे.
एक तो होगा आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट, एक होगा आपका कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। मेन कॉन्ट्रैक्ट के साथ चलेगा ये कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। और इस कॉन्ट्रैक्ट, कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के होने, इसके हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे ही मेन कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, होगा या फिर नहीं होगा। क्या बोला हमने, देयर विल बी टू कॉन्ट्रैक्ट्स, वन इज कोलेटरल एंड वन इज मेन। द कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे ही मेन कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। और ये कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का होना इज अनसर्टेन, ये फ्यूचर में होगा और फ्यूचर में ये इस कॉन्ट्रैक्ट का होना या नहीं होना इज अनसर्टेन। ये हमें आज नहीं पता कि ये होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मिस्टर बी का एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर लैंड है। ए इस पे गया, बोलता है कि यार इसमें ना पर्टिकुलर क्रॉप, एक पर्टिकुलर क्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं कि ये उगेगी तो आई विल परचेज इट। तो ये बोलता है यार देखो अच्छी बारिश होगी तो ये होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो अगर अच्छी बारिश हुई और ये उग गई तो आई विल डिलीवर इट टू यू, नहीं हुई तो नहीं दूंगा। तो दैट मीन्स ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इनका, इस पर्टिकुलर खेती के कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज बेस्ड ऑन द रेन, कि वो बारिश आएगी तो ये क्रॉप उगेगी और फिर मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट है जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है, इज बेस्ड अपॉन द कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, और इसका होना या नहीं होना इज अनसर्टेन। दिस इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। अब पढ़ते रहिए। सेक्शन 31 defines contingent contract as a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. The following are the essentials of a contingent contract. A, contracts to pay B 1,000, 10,000 if B's house is burnt. This is contingent contract. Insurance contract और contingent contract. अगर डेथ होगी तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो डेथ होगी तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। Uncertainty and futurity of the event to which it is related. Uncertain future event must be collateral to the contract. An agreement to sell specified half share in the property is not a contingent contract, as held in Harbaksh Singh Gill versus Ram Ratan. In Bhairav Prasad Chaurasia versus Tara Devi, it was held that an agreement to sell a house is by no means a contingent contract, as a mere possible right or interest. An agreement to purchase a property is neither a contingent contract nor it cannot be categorized. अब देखो ये क्या है, सुन लो आप, इसमें आइएगा, इसमें और भी एग्जाम्पल है। देख, एक टाइप्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बता रही हूँ। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट था on the happening of future event, on the happening of future event. Contingent contract was based on the happening of future event. तो वैलिड कब होगा, जब वो फ्यूचर इवेंट हो जाएगा, जब बारिश आएगी तो वो वैलिड हो जाएगा। और वो वॉइड कब होगा, जब वो फ्यूचर इवेंट नहीं होगा। ठीक है, नॉन है। एक फर्स्ट टाइप ऑन द हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर इवेंट। दूसरा टाइप है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड था ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट, नॉन हैपनिंग पे बेस्ड था। तो वो वैलिड कब होगा, जब वो इवेंट फ्यूचर इवेंट नॉन हैपन हो, एंड वो वॉइड कब होगा, जब वो इवेंट हो जाए हैपन। ठीक है, तो ये सब बता रखा है आपको। आगे आगे यही है। ये रीड करेंगे आप लोग, ये आप लोग रीड करेंगे। एनफोर्समेंट पूरा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अब आप रीड करेंगे, मैंने ओवरव्यू दे दिया आप। ठीक है, एग्जाम्पल्स है, मैं क्या कराऊंगी, रीड ही तो करने हैं। हाँ जी, मेन कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट। ठीक है ना। तो आज हमने क्वाजी किया एंड कंटिंजेंट करा, दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स का आप रिवीजन करेंगे विद मॉड्यूल। अंडरलाइंस करिए, समझ आएगा अच्छे से। कल हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके इस पूरे चैप्टर को एंड करेंगे।
डिस्चार्ज करके खत्म करेंगे, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स बाद में कराऊंगी, पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट ले लूंगी। इज इट क्लियर? ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं कल। हाँ हाँ बिल्कुल आराम से राघव, नॉट एन इश्यू। थैंक यू सो मच।